We all think that the law is our savior. But what if everything unjust around you is happening within the legal limits? कि आप उसको इलीगल प्रूव ना कर पाएँ. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ लाइक सम काइंड ऑफ लूप होल्स विद इन द लॉ, है ना, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मिस यूजेज ऑफ the law or something like that. So hello everyone, I welcome all of you to another video in our Master One Concept at a Time series, where we try to break down the complex ideas around us into short yet powerful lessons. So I'm gonna start with that. We often say that the law will take its course. The law will take its course. हमारे आसपास जब भी कोई इनजस्टिस होता है तो हमें ये कहा जाता है हमारे आसपास के ऑफिशियल्स के द्वारा, हमारे आसपास की अथॉरिटीज़ के द्वारा, जब भी ऐसे केसेस होते हैं, they always say this that the law will take its course, कि जो लॉ में लिखा होगा भले ही टाइम लगे उस हिसाब से चीज़ें होंगी, एंड इन द एंड द लॉ इज़ सिंगल हैंडेडली सपोज्ड टू रीच द अप्रोप्रिएट रेमेडी, है ना. सो बट व्हाट इफ द लॉ instead of taking its course heads down the wrong path? मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि दैट लॉ को जैसा करना चाहिए वैसा उस लॉ का यूज़ हो नहीं रहा, वैसा उस लॉ का जो लाइक इफ़ेक्ट है, द इफ़ेक्ट ऑफ द लॉ इज़ नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विद द इंटेंट बिहाइंड द फॉर्मेशन और इनेक्टमेंट ऑफ दैट लॉ. कि लॉ का जो गोल है ना, लॉ का जो गोल है और लॉ का जो एक्चुअल में यूजेज या एक्चुअल में जो इफ़ेक्ट है, इन दोनों के बीच दूर दूर का कोई संबंध ना दिख रहा हो तो क्या कहेंगे हम. अब लॉ तो है और लॉ में मे बी देर आर सम काइंड ऑफ लूप होल्स और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम उन जो उसका इफ़ेक्ट है उसको इलीगल भी नहीं बता पा रहे हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट इन अकॉर्डेंस विद द गोल और द पर्पज़ फॉर विच द लॉ वॉज मेड, है ना. सो इट सिंपली मीन्स दैट लॉ तो हमारा सेवियर है, बट क्या हो कि जो भी हमारे आसपास इनजस्टिस हो रहा हो उसे लीगल बताया जाए या विद इन द लीगल लिमिट्स दिखाया जाए, दैट इट इज़ हैपनिंग लीगली, जबकि सबको दिख रहा हो कि इट इज़ मोरली, सोशली एंड एथिकली रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ टेक्सटाइल कंपनी जिनका अपना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ना. अब होता क्या है, अब मान लो इनका अपना रॉ मटेरियल से जो भी केमिकल वेस्ट बचता है ना, बाद में मतलब प्रोडक्शन के बाद जो भी ये करते हैं, तो मान लो ये टेक्सटाइल कंपनी जो है अपने इस प्लांट से जो भी केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इवन दो देयर आर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, है ना, रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, है ना, इन रिवर रिसोर्सेज, बट क्या हो कि जो भी ये इन्वायरमेंटल लॉ हैं जो रिवर में पॉल्यूशन को रोकते हैं, है ना, कि रिवर रिसोर्सेज में वैसे तो आप डिस्पोज ऑफ ना करें डायरेक्टली, अगर करें तो उसका पहले एक प्री प्रोसेसिंग होनी चाहिए ना, ताकि आपका जितना हो सके उतना उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कम हो. बट ऐसा ना करके ये कंपनी क्या करे,
इस लॉ के अंदर कुछ ऐसे लूप होल्स निकाल ले कि अगर वो पानी में ये सारा वेस्ट अगर डिस्पोज ऑफ कर भी दें तो भी वो लॉ के हिसाब से इलीगल ना हो, क्योंकि लॉ इज मेड बाय ह्यूमंस. लॉ मे नॉट ऑलवेज बी लाइक समथिंग विच कैन बी यूनिवर्सली करेक्ट. देयर आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड गैप्स, है ना, इन द लॉ. तभी तो मॉडिफिकेशन होता है, तभी तो चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ, तभी तो लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं, इसीलिए तो होते हैं, है ना. सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्ट है इस कंपनी का टू डिस्पोज ऑफ दीज केमिकल्स इनटू रिवर, क्या ये सोशली राइट है? सोशली ऑब्वियसली नॉट. क्या ये मॉरली राइट है? नो. क्या ये एथिकली राइट है? नो. वैसे तो हमें लगे कि लीगली भी राइट नहीं है, बट क्या उन्होंने लॉ में ऐसे लूप होल्स निकाले कि लॉ इसको प्रूव ही नहीं कर पाया कि ये इलीगल है ना. अब लॉ में वर्ड टू वर्ड नहीं ना लिखा होता है. अब अगर मान लो मैं लॉ में बोल दूं कि मान लो हाइपोथेटिकली इफ देयर इज सम लॉ जिसमें आपका मान लो ऐसा कोई, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है ना, जैसे आईपीसी में आपका जैसे 300 है ना, अब तो जैसे बीएनएस हो चुका है, बट आईपीसी के 300 सेक्शन में 300 सेक्शन 300 में आपका मर्डर क्या होता है, मर्डर क्या होता है, क्राइम, उसका डेफिनेशन है ना, कि द मर्डर एज अ क्राइम वॉज डिफाइंड अंडर सेक्शन 300 ऑफ द प्रीवियस आईपीसी, है ना. और अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा कि 302 इज सिंपली, देखिए 300 में मर्डर डिफाइंड है कि किस चीज़ को मर्डर बोला जाएगा. 302 में तो उसकी पनिशमेंट्स लिखी होती हैं, ठीक है, कि मर्डर को लेके पनिशमेंट्स. सो ये बहुत, मतलब ये बात की बातें हैं, लीगल नुएंसेस. बट मान लो ऐसा हाइपोथेटिकली बोल दो कि 300 जो सेक्शन है इसमें आपका मर्डर डिफाइंड था आईपीसी का, या अभी भी बीएनएस के जिस भी सेक्शन में हो, अगर उसमें ऐसा लिखा होगा, मतलब पुराने टाइम में, कि मर्डर विल बी समथिंग, है ना, विच काइंड्स ऑफ लाइक takes the usual life away from a person who has a will to live, मतलब कुछ ऐसे लिखा हो. अब यहाँ पे जो ये चीज़ है will to live, क्या इस चीज़ का एज अ लूप होल यूज नहीं किया जा सकता क्रिमिनल्स के द्वारा? तब तो हर वो इंसान जो सुसाइड करना चाहता है, या हर वो इंसान जिसका आप मर्डर कर दो, तब तो उसको ऐसे प्रूव कर दो किसी तरीके से, कोई भी तरीके से, लीगल एस्पेक्ट बात की बात है कि वो जीना ही नहीं चाहता था. तो जस्ट बिकॉज 300 में एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड लिखा नहीं है इस सेक्शन में कि क्या मर्डर क्या होता है, मर्डर्स का सिर्फ एक एस्पेक्ट लिखा हुआ था कि द पर्सन इज किल्ड एंड द पर्सन हैड द विल टू लिव. तो क्या ऐसा पर्सन जिसकी कोई जीने की इच्छा ना हो, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो, है ना, तो अगर उसको मार दिया जाए तो क्या वो मर्डर नहीं होगा? सो दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट दैट काफ़ी बार चीज़ें लॉ, क्योंकि लॉ अपने आप में परफेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना फोकस ऑन. सो लेट्स जस्ट कम बैक टू आवर टॉपिक, है ना. हम ये स्टडी कर रहे हैं कि लॉ वैसे तो हमारा सेवियर है, बट अगर लॉ को तोड़ मरोड़ के वही लॉ हमारे इनजस्टिस के लिए हमको रेमेडी ना दे पाए तो फिर वो लॉ किस काम का. सो थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद लेट्स जस्ट कंसिडर एनालॉजी, सो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड इट दिस वे. सो थिंक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मैप, ठीक है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मैप है. मैप मतलब हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ या इवन फॉर द सिटीजन्स, है ना. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैप ऑफ व्हाट, ऑफ ऑल दोज इनहेरेंट वैल्यूज़ कि हमें कैसे चलना है. चलना इन द सेंस बीइंग अ सिटीजन ऑफ आवर नेशन और
for the authorities or for the state being the person who are governing their citizens, है ना। तो चाहे स्टेट की बात करूँ चाहे सिटीजन्स की बात करूँ, सबके लिए एक मैप है कि किसी नेशन में डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या ये सारी चीज़ें कि आप एक देश को अच्छा देश बोल पाएँ, उसका रास्ता जो है उसका मैप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, उसके हिसाब से चलते जाएं, तो वी एक्सपेक्ट दैट वी विल मूव इन अ पाथ विच विल इनहेरेंटली ऑर्गेनिकली क्रिएट अ नेशन which has the suitable conditions for all of its citizens, है ना। So a map shows us, so a constitution as a map का क्या काम होता है, it shows us where to go, है ना। नक्शा जो होता है, मानचित्र, वो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कहाँ जाना है, किसी भी ट्रेवलर को एक रास्ता दिखाता है। बट रास्ता दिखाना बात की बात है, बट उस रास्ते पे चलना वो तो हमारी मर्जी है ना। सो इट्स द कॉन्शियंस ऑफ द ट्रेवलर दैट डिसाइड्स दैट हाउ दे आर गोना यूज दिस मैप और वेयर दे आर गोना ट्रेवल इन दिस मैप। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। इफ दिस इज द राइट पाथ, बट व्हाट इफ वी गो दिस वे, व्हाट इफ वी यूज this path, what if we use this path, then what? So that's our debate here, that's our topic of discussion here, है ना। So क्या ज़रूरत है, सिर्फ मैप के होने से कुछ नहीं होता। आपके पास मैप है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, बट आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड कंपस। सो विदाउट सम काइंड ऑफ मॉरल कंपस, even the best designed constitution in our world can be twisted into injustice। अगर हमें एक मॉरल कंपस ना हो कि ठीक है रास्ते भले ही 5 हैं, तरीके 5 हैं, बट कंपस ने हमें बता दिया कि डायरेक्शन यही, रास्ता भी फिक्स कर दिया, आर्बिट्रेरी नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के 5 अगर रास्ते हैं तो 5 में से कौन सा वाला डायरेक्शन अच्छा है वो कंपस बताएगा। दैट मॉरल कंपस is our topic, that is constitutional morality। Okay, it's a beautiful topic from Indian polity। So what is constitutional morality? It is simply the moral commitment to uphold the core values of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ हैं, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, है ना। ये तो आपने प्रीएम्बल में भी देखा होगा। इवन व्हेन द लाइक आपको लॉ, कोई भी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है कि लॉ जो है वो किसी अनजस्ट को, इनजस्टिस को या अनजस्ट चीज़ को नहीं प्रूव कर पा रहा गलत, तो क्या इंसान सिर्फ लॉ पे ही डिपेंड करेगा? क्या उसका खुद का कोई मोरल कॉन्शियंस नहीं है? दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट देयर इज समथिंग दैट शुड बी अबव द लॉ। दिस मॉरल कंपस, है ना, शुड टैकल सच सिचुएशंस व्हेन द लॉ टेक्निकली अलाउज समथिंग अनजस्ट। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिर्फ लॉ मेकर्स या ऑफिशियल्स या इन सब के लिए नहीं होती, इट्स अ ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन। हम जब कोई एक्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो सिर्फ ये ना देखें कि लॉ उसको गलत प्रूव कर पाएगा या नहीं, ये भी देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं हमारी, दैट शुड बी फॉलोड एंड इट्स अ ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन। डॉक्टर अंबेडकर डिडंट जस्ट गिव अस अ रूल बुक, है ना। This is not just a rule book. Constitutional morality is not just a rule book, but he gave us a moral vision of democracy. And a constitution is not of just legality, rigid legality, but also of ethical justice. Ethical justice. It's not just about legality of this document कि ये कितना लीगल है, ये कैसा लीगली इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ और समथिंग लाइक दैट,
but also about the ethical aspect that comes out of it. Even if there are gaps, even if there are the scope of misinterpretation for some kind of benefits, personal or benefit can be of any kind. But so constitutional morality simply means we should have the moral values instilled in us that हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक रिचुअल की तरह नहीं लेना है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है एक्स से वाई, वाई से जेड, उसको फॉलो करो, ये करो, वो करो. बट इफ़ देयर इज़ अ गैप बिटवीन वाई टू जेड तो हम अंधे हो जाएं, अपना दिमाग ना लगाएं. और दिमाग मतलब पर्सनल ओपिनियन नहीं, बट जस्ट ट्राई टू थिंक दैट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए अप्रोप्रिएट चीज़ होती तो वो क्या होती. इफ़ देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन द लॉ, तो what is that something missing in the law? You should in your sound capacity be able to just find that thing, है ना. So जो ये सब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या लॉ में गैप्स और लॉ के होते हुए भी किसी चीज़ को इलीगल ना प्रूव किया जाए इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और वैसे भी हमारा जो आपका लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, मतलब इंडियन नहीं ऑब्वियसली, दिस इज़ योर कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, है ना. तो कॉमन लॉ लीगल सिस्टम में वैसे भी आपका जो जज होता है, जज या हमारे जो कोर्ट में जो अप्रोच फॉलो की जाती है दैट इज एडवर्सेरियल अप्रोच. एडवर्सेरियल मतलब लाइक कोर्ट्स में, इंडिया में कोर्ट्स में आपने देखा होगा दैट द जो न्याय की जो मूर्ति होती है शी इज़ लाइक ब्लाइंड फोल्डेड, है ना. क्यों? इसीलिए बिकॉज इवन इफ हमें अपनी आँखों से दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है, बट until the law is not able to prove something, we will not take it as the like fact that has happened, है ना. So this is लीगल सिस्टम, ये सब इंक्विजिटोरियल अप्रोच, ये सब चीज़ें बात की बातें, इसमें मैं इसलिए नहीं ज़्यादा जाना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का अगर मैं बात करूँ कि इसका रेलिवेंस क्या है, कहाँ कहाँ में दिखते हैं ऐसे केसेस जहाँ पे हमें क्लियरली पता होता है कि ये चीज़ गलत है, बट फॉर आवर पर्सनल ओपिनियन इन द नेम ऑफ समथिंग विच इज़ प्योरली वेग, बेसलेस, we just try to justify something which the law can't prove illegal, है ना. So contemporary relevance like ऐसे protests, so protests turning violent in the name of hurt sentiments, है ना. प्रोटेस्ट जो करते हैं लोग वो उसको वायलेंट बना दे, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, जस्ट इन द नेम सेक दैट हमारे किसी सर्टेन काइंड ऑफ कम्युनिटी का कोई सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, किसी भी काइंड का, रिलीजियस हो चाहे कैसा भी हो, है ना. और लाइक मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई किया जाता है इन द नेम ऑफ सेंटिमेंट्स एंड ऑल्सो पब्लिक सपोर्ट, कि 100 लोग अगर कर रहे हैं तो वो जस्टिस कैसे हो सकती. डजेंट मैटर कि आपके 100 में से 100 लोग कोई गलत चीज़ को कर रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज सारे लोग उस चीज़ को कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि वो सही होगा? नहीं ना. दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्लेज द रोल, शुड प्ले द रोल मे बी, है ना. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक हेट स्पीच कैंपेन्स इन सोशल मीडिया शील्डेड अंडर द नेम ऑफ freedom of expression, article 19, है ना. speech and expression, even if there are reasonable restrictions under article 19 like decency, morality, है ना, ये सब आपका unity and integrity of nation, ठीक है. बट वो सब बातें बात की बातें, बट just in for the like just in the name of, just under the pretense of freedom of expression, there are several kind of hate speeches or social media hate campaigns that go on and still nothing or is done at a major level to deal with them. Next, I'm gonna take a historical case, a Supreme Court case. You must have heard this.
द सबरीमाला केस, सबरीमाला टेम्पल केस, ठीक है, ऑफ 2018, सबरीमाला टेम्पल केस ऑफ 2018. So in this case the issue was that the women of menstruating age, like around 12 to 50, 10 to 50, were not allowed to enter the Sabrimala temple in Kerala. So इस टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग एज की जो भी आपकी फीमेल्स होती थी उनका जाना अलाउ नहीं था केरला में, है ना, बिकॉज ऑफ देयर कस्टम्स दैट द women of this age, this menstruating age, were not allowed to enter the temple. So how was the custom, how was this customary practice defended? This was defended in Supreme Court under Article 25, freedom of religion, freedom of religion. बट चैलेंज क्या था? कस्टम को तो डिफेंड करने के लिए बोल दिया कि हमें रिलीजियस राइट है टू मैनेज आवर रिलीजियस अफेयर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट व्हाट वाज द चैलेंज? द चैलेंज वाज टू दैट ये जो कस्टम है इट वायलेट्स equality, the fundamental right of equality, article 14, plus also under the article 25 the right to worship, है ना, right to profess, practice religion, ये सब सारी चीज़ें, right to worship under article 25 for women. It's like अगर article 25 में religious rights हैं तो वो सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है. तो आपको पता चल चुका है कि कस्टम को जिन्होंने डिफेंड किया कि ये चीज़ सही है कि लड़कियों को रोका जाना चाहिए या 10 से 50 साल की फीमेल्स को रोका जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव द राइट और टू मैनेज आवर रिलीजियस अफेयर्स. बट द चैलेंज ऑफ दिस कस्टम वॉज चैलेंज्ड एज इट वॉज सेड टू वायलेट इक्वालिटी एंड राइट टू वर्शिप फॉर वुमेन, है ना. सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट इन 2018 had a 5-judge bench. It allowed for the entry of women, saying customs cannot override the constitution. It was a historical verdict allowing the temple entry in Sabrimala temple of Kerala state. This was a 5-judge bench and the verdict was like given with a ratio of 4:1, 4 judges in favor and the one with the dissent, है ना, one with the dissent. So the court essentially prioritized, the court put in priority article 14. कोर्ट ने इसको प्रायोरिटी दी, डिग्निटी ऑफ वुमेन को प्रायोरिटी दी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रायोरिटी दी ओवर सोशल मोरालिटी. सोशली क्या आपकी सोसाइटी जो वहाँ के कस्टम या वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को क्या लगता है क्या सही क्या गलत है, उस सोशल मोरालिटी को इग्नोर करके कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंट क्या है लोगों के साथ जस्टिस करने का, उसको प्रेफर किया गया. सो इट शोड दैट द लॉ मस्ट राइज अबव रिलीजियस और सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड कोर्ट्स हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स even if there is popular pressure, even if लोगों का प्रेशर हो, चाहे जो प्रेशर हो, चाहे जितनी बड़ी सोसाइटी का प्रेशर हो, if it is against the constitutional principles, doesn't matter, it should be dealt appropriately, है ना. So the court simply meant that the constitutional morality कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोरालिटी डिफाइंड है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन मेजॉरिटी मोरालिटी. कि जस्ट बिकॉज 100 लोगों को लगता है कि ये सही है, मान लो एक देश है जिसमें 100 ही लोग रहते हैं और 90 लोगों को लगता है ये सही है, 10 को लगता है ये गलत है, तो उससे नहीं डिसाइड होगा एक्चुअल में वो चीज़ सही है या नहीं. वो डिपेंड करेगा आपके कोर प्रिंसिपल्स जो होते हैं जो आपको
एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश बनाते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट है ना। एंड इस केस की खास बात क्या थी, वैसे तो ये काम की चीज़ नहीं है, बट बिकॉज दिस इज़ सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग केस, है ना। तो इसमें खास बात क्या थी, लाइक इन दिस केस 5 जज बेंच में से 4 फेवर में थे, एक जो था जज दैट वाज डिसेंटिंग जज, है ना, विच हैड गिवन द डिसेंट, मतलब कि जिन्होंने जो आपका टेम्पल एंट्री थी उसको रोकने का जो कस्टम था उसको सही माना था, इंस्टेड ऑफ जो वर्डिक्ट था, है ना, जो केस का आपका फाइनल जजमेंट था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट दिस वन जज इन दिस बेंच was the only women Supreme Court justice. So the dissenting judge, Justice Indu Malhotra, said that, what did she say as her dissent? To like, she agreed that the women should not be allowed to like enter this temple and all. Courts should not interfere in the matters of deep religious faith and let people decide in their own time. So while the verdict upheld constitutional morality, it also sparked a controversial debate between constitutional ideals versus faith-based autonomy. कि आपकी फेथ क्या है? 10 लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए बिकॉज हमारा सालों से चलती आ रही है प्रथा है, तो क्या वो फेथ बेस्ड जो चीज़ है वो सही है, या जो एक्चुअल में होना चाहिए, जो हमारे देश को लोकतांत्रिक बनाता है, हमारे देश को संवैधानिक बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या वो सारे आइडियल्स फॉलो होना चाहिए, या किसी कम्युनिटी के या किसी का भी मेजॉरिटी का ओपिनियन, लाइक मॉब लिंचिंग में अगर 100 लोग कर रहे हैं तो क्या वो जस्ट बिकॉज 100 लोग कर रहे हैं तो क्या वो सही है, क्या वो नहीं गलत होता है? दैट्स द थिंग। या कोई चीज़ अगर लॉ में ना दी है तो आप गलत कर रहे हैं और जस्ट बिकॉज लॉ प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो क्या आपको ये नहीं पता कि मॉरली वो रॉन्ग है? एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से देखा जाए तो इट शुड बी रॉन्ग इवन इफ इट इज़ नॉट वर्ड बाय वर्ड मेंशन्ड अंडर प्रोविजन ऑफ अ लॉ. So Sabrimala wasn't just about the temple entry, it was about whether a constitutional democracy listens to its values or its vote bank. और कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि आपको लॉ से छेड़छाड़ कर सकते हैं, या even if it is not mentioned in law, even if there is scope of like legal misinterpretation या opportunism, है ना, even if 99 out of 100 people, total 100 people like agree with something and it is constitutionally morally wrong, so it should be wrong. So such examples like electoral bonds, bulldozer politics, these were all within so-called legal bounds. लॉ थे उसके हिसाब से वो सब सही चला था, बट जस्ट बिकॉज लॉ में कोई चीज़ इलीगल नहीं है तो क्या वो इनहेरेंटली इलीगल नहीं हो सकती? क्या हमारे पास अपना इतना कॉन्शियस नहीं है कि हम उस चीज़ को देख पाएँ? सो आस्क योरसेल्फ, आर दे मॉरल? These are not just some news headlines, these are the moments where maybe the legality can win, maybe the so-called legality can win as per law, but justice most of the times dies. So, for the philosophical aspect of this beautiful concept says that a true democracy isn't just about counting votes, counting heads in favor or support और numbers कि 100 में से 100 को अच्छा लगता है तो ठीक है. No, this is not about a true democracy. It should touch the human heart. When morality leaves power, power also becomes hollow. Even if there are 100 people, even if there is a majority party in our country, in a state, at the center or in any state, even if they have the mandate to do something, so this do something means it's not like they're gonna use this power of democratic mandate in such a manner
that this power in itself becomes hollow. And if it is done regardless of the fact that it is morally wrong, even if not legally, even if law में उसको word by word define नहीं किया गया, as I said, हर चीज़ law में नहीं लिखी जा सकती है. Law is meant to like evolve with time. We cannot just say कि that कोई चीज़ अगर law में mention नहीं है तो वो जस्ट बिकॉज इलीगल नहीं प्रूव कर सकते उसको कोर्ट में, तो वो हमारे कॉन्शियंस के हिसाब से इलीगल ना हो. ठीक है. और कोई चीज़ अगर 100 को सही लगती है, मेजॉरिटी को सही लगती है, तो वो सही है नहीं. अगर कोई चीज़ सबको सही लगती है फिर भी गलत है तो भी वो गलत है. दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से. सो if there is no constitutional morality, the constitution just becomes a legal machine with no human soul. It purely becomes baseless, a tool. So for example, अगर मैं बात करूँ लॉ मेकर्स, जैसे आपके जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, संसद की बात करूँ, जिनके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट हो, या एग्जीक्यूटिव्स, वो चाहे आपके टेम्पररी चाहे आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, आपके ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. सो दे हैव दैट पावर. लॉ मेकर्स हैव द पावर टू मेक द लॉ. Executives have the power to use that law that the legislators have made. But they must not misuse power even when there is a scope of it being legally allowed. There is a scope that कोई चीज़ गलत ना प्रूव कर पाए, है ना. So for example, the instances of ordinances. Just because, yeah, for example, bulldozer politics, just because it cannot be proved illegal, just because it is within legal limits, does that simply mean that it will also be morally right? And चलिए, ये तो थी लॉ मेकर्स या एग्जीक्यूटिव्स की बात. जुडिशरी की बात करते हैं. अब जुडिशरी अगर हमेशा किसी भी केस को सुनते हुए अगर सिर्फ ये देखती रहे कि लॉ में कोई चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, लॉ में कुछ चीज़ वर्ड बाय वर्ड मेंशन्ड है, ऐसा देखती रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जस्टिस होगा. सो द जुडिशरी मस्ट गो बियॉन्ड जस्ट द लीगैलिटी. दे जस्ट शुड not focus on the legality, they must go beyond that legality and uphold the actual spirit of justice. और ऐसा हुआ भी है काफ़ी सारे केसेस में. फॉर एग्जाम्पल सबरीमाला केस में क्या हुआ, मैंने अभी भी बताया. इवन इफ इट इज़ एन ओपिनियन ऑफ मैनी डजेंट मीन इट इज़ द राइट थिंग. आपका एक और केस, नवतेज सिंह जोहार केस. आप बेसिकली नाम से ना सही आप इसको जानते होंगे LGBTQ केस से, जहाँ पे आपका सेक्शन 377 जो IPC का था उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था, दैट होमोसेक्सुअलिटी नॉट टू बी इलीगल फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, है ना. सो जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि सबको लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ रॉन्ग, दिस एंड दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट इन आवर कस्टम्स, इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ प्रिंसिपल दैट आवर सोसाइटी हैड, इंडियन सोसाइटी हैड. बट डज इट मीन दैट LGBTQ don't deserve any kind of rights? Until or unless it's breaching someone else's right, it should be a normal thing. And that's what this case, Navtej Singh Johar case, which decriminalized the section 377 of IPC, है ना, previous IPC, जिसमें आपको होमोसेक्सुअलिटी कोई क्राइम बताया गया था, उसको इसने डिक्रिमिनलाइज किया था इस केस के जजमेंट ने. तो ये भी लार्जर पब्लिक ओपिनियन या लार्जर कस्टम एंड सोशल ऑर्डर, उससे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इक्वालिटी, ये सब राइट, पर्सनल राइट्स, फ्रीडम, इन सब की बात होती है यहाँ पे, है ना. सो जस्ट लाइक फॉर, ये तो था जुडिशरी के लिए. अब हम सिटीजन्स, आप मैं, है ना, हम सब की बात करते हैं, आप मैं हम. तो हम एज अ सिटीजन्स
when we like boycott certain kind of community, like we treat our backward classes, है ना, we treat our backward classes in a manner which is not morally right, being a human, when we spread hate for our any kind of ideology or something like that, when we do participate in instances like mob lynching, directly or indirectly, like indirectly supporting or not like opposing such things directly, it is also supporting it indirectly, है ना, it is kind of supporting the thing indirectly. So it all also violates the spirit of constitutional morality. We as a citizens, we also breach equality, fraternity, freedom, this, that, etc., etc., even if there is no direct legal provision which is directly broken. अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, जब आप वोटिंग करने जाते हैं, when you use your legal right to vote, so voting based on, अगर आप वोटिंग करने जाते हैं तो डेमोक्रेसी की ना सोच के आप रिलीजन, अपने धर्म से है उसको वोट कर देंगे, अपनी कास्ट से है उसको वोट कर देंगे, है ना, या रीजनलिज्म कि अपने घर का है, गांव का है, पड़ोसी है, कुछ भी. सो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल को फॉलो कर पा रहे हैं ऐसी चीज़ों में? क्या ये सही है? यू कैन थिंक लाइक दिस कि वोटिंग इज समथिंग विच इनहेरेंटली also a form of expression of constitutional morality. Like when we vote, we select the people that are gonna like make laws for us, that are gonna make provisions for betterment of their citizens, like all of us. So if we just choose based on religion, caste and all, then what's the point of democracy and all? What's the point of, अगर क्या पता आप अपनी कास्ट लेके किसी को इलेक्ट करें, बट द person from the other caste is much more practically deserving to be and have those qualities to have the democratic mandate. So it is also something which is not legally wrong. मतलब आप अपनी कास्ट या रिलीजन या ये सब देख के अगर इसको वोट करते हैं तो इट्स नॉट लाइक यू आर गोना बी पुट बिहाइंड द बार्स, बट इज इट इन योर ओन कॉन्शियंस a right thing to do? Being the citizens of this nation, we also have the responsibility to safeguard the core spirit of our constitution, even if we directly are unable to comprehend that something is going wrong as per law. Even if law is not able to define something as wrong, doesn't mean that we should ignore our moral conscience. That is what constitutional morality is. Not everything is gonna be in word by word or nitty-gritty detail or something like that. You have to always, in practical word, always, you are gonna face so many instances in life and you have to choose between what's right as per law or what is the loophole in the law or what is actually wrong, even if it is not like explicitly mentioned in the law as something wrong. Okay, so even we follow procedures, we pass the law, we win the elections, but if this all process is done just for the namesake that there is a procedure in the constitution to do all this, then I think that we inherently have forgotten the reason for which we made this constitution in the first place, and that reason was to protect the weakest and not empower the loudest. अगर constitutional morality ना हो तो क्या होगा? Without constitutional morality, democracy becomes majoritarianism. मतलब मेजॉरिटी को जो पसंद है, मेजॉरिटी पार्टी को जो पसंद है वही होगा और वही सही है ना. विदाउट मोरालिटी
लीडरशिप विल बिकम लीगल मैनिपुलेशन। मतलब जो लीडरशिप है आपकी, वो किसी भी तरह से अपने बेनिफिट के लिए लीगली लॉज को मैनिपुलेट करे, लूप होल्स निकाले और अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करें, या ऐसे अमेंडमेंट्स करे जो मॉरली रॉन्ग हैं, बट जस्ट बिकॉज लॉ बना दिया, पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना करे, तो क्या इसका मतलब वो लॉ सही है? इवन इफ इट इज़ प्रैक्टिकली, मतलब इवन एन इलिटरेट पर्सन इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस थिंग कि ये लॉ इन इट्स बेयर फॉर्म इज जस्ट नॉट ओके, बट जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना कर पाए बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे एक डिसेंटिंग जज के गैप से आपका हिस्ट्री का पूरा कोर्स चेंज हो गया, टाइमलाइन, है ना। लाइक वी ऑल नो केसेस, मतलब केसेस बाद की बात है, ये सब अभी की बात नहीं, बट अगर ऐसे केसेस जहाँ पे लाइक 6:5, 7:6, है ना, तो ऐसे केसेस में सोचिए अगर वो एक जज जिसने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वर्डिक्ट अलग आया, अगर वो एक जज उस वर्डिक्ट को ना देता, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा 30 साल 20 साल जब से वो जजमेंट आई है, जो भी हिस्ट्री में हुआ है उस जजमेंट के बेसिस पे, तो तब तो पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। दैट्स द थिंग। सो फॉर द इमोशनल aspect or I kind of want you all to reflect on this thing, that the constitution is not just a legal contract, it should be a moral promise. It is a moral promise indeed, and if the hands that hold the power forget that moral promise, then even the strongest of laws cannot stop the slow collapse of the republic. So the real question is not that what does the law allow, कि लॉ क्या अलाउ करता है, that is not the real question, but the real question is that what does the constitution expect of us, even when no one is watching, even when you are not going to put like be imprisoned for something, like even when you are alone in your own capacity, in your own personal capacity, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई आपको गलत प्रूव नहीं कर रहा, the acts in that capacity which are not gonna like be witnessed by someone if it is not of a proper degree, है ना, so will it still be right even when no one is watching? So that's, you should I guess think that लॉ क्या अलाउ करता है, क्या नहीं अलाउ करता, वो बात की बात है, बट हमें जो दिखता है वो हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए, बी इट द रूलर्स और द आपके स्टेट, बी इट द सिटीजन्स, बी इट द जुडिशरी, बी इट द एग्जीक्यूटिव, बी इट द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट, एवरीवन, एवरी सिंगल वन ऑफ अस, सिटीजन से लेके आपका स्टेट तक, सबकी ये मोरालिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबको समझ आनी चाहिए कि हर चीज़ अगर लाइन बाय लाइन डिफाइन नहीं हो सकती, और कोई चीज़ अगर सबको सही लगती है तो ज़रूरी नहीं वो सही हो। इट मीन्स पुट योर पर्सनल ओपिनियन असाइड, पुट योर मेजॉरिटी पॉलिटिक्स असाइड, पुट योर निटी-ग्रिटी डिटेल्स ऑफ द लॉ कि इसमें तो ये डायरेक्ट दिया ही नहीं है यार, 12 बजे के पहले मर्डर तो इसमें लिखा ही नहीं है, इसमें तो बस सीधे लिखा हुआ है दिन में, तो दिन में तो क्या पता मैं रात में मर्डर कर दूं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन दैट यू शुड रिफ्लेक्ट अपॉन, दिस इज़ द मेजर थिंग दैट वी ऑल शुड रिस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन इंडीड, है ना, दैट वी ऑल शुड थिंक दैट वी ऑल, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी ऑल शुड रिफ्लेक्ट अपॉन ourselves, है ना। So that's it for today. That was the concept for us for today, constitutional morality, the forgotten compass of our democracy. Thank you so much.